हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो रशिया के इरकुट्स्क एविएशन प्लांट ने Su-30 SM-2 फाइटर का एक बैच रशियन एयरफोर्स को डिलीवर किया है और इस एयरक्राफ्ट की काफ़ी चर्चा चल रही है जब से डिलीवरी हुई है। और इसकी चर्चा क्यों चल रही है इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो इरकुट्स्क एविएशन प्लांट है, ये एविएशन प्लांट रिस्पॉन्सिबल था Su-30 MKI के लिए और जो प्लेटफॉर्म है इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया और उसके बाद ये इंडिया में असेंबल होना चालू हुए और रशिया ने इसी पर बेस होकर अपने Su-30 SM फाइटर्स बनाए। तो ये बात हम आपको बताते हैं कि सारे Su-30 एक ही प्लांट से नहीं बने हैं। डिफरेंट Su-30 के वेरिएंट्स डिफरेंट प्लांट ने अंडरटेक किए हैं। जैसे कि चाइनीज जो Su-30 MK के है, इसको KNAPO द्वारा बनाया गया है, जिसके द्वारा Su-35 भी बनाया गया है। तो अब यहाँ पर जो चर्चा हो रही है इस एयरक्राफ्ट को लेकर, वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो Su-30 SM-2 है, ये Su-30 SM पर अपग्रेड है और ये सेम अपग्रेड Su-30 MKI के लिए ऑफर किया गया था, जिसके साथ इंडिया आगे नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट का रडोम है ये बड़ा दिखाई दे रहा है, इंजन चेंज दिखाई दे रहे हैं और कुछ अलग से एंटीना लगे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि जब MMRCA कंपटीशन चल रहा था तब इंडिया को Su-35 भी ऑफर किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली MMRCA कंपटीशन में इंडिया Su-35 के साथ आगे नहीं गया, रफाल को चॉइस बनाया गया। उसके बाद जब Su-30 MKI के अपग्रेड्स की बारी आई तो रशिया द्वारा सुपर सुखोई नाम से अपग्रेड ऑफर किया गया था और उस अपग्रेड में Su-35 की कैपेबिलिटीज़ ऑफर करी गई थी, जो कि अल्टीमेटली SM-2 फाइटर में गई। तो रशिया के हिसाब से ये अपग्रेड क्रूशल था क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी उनकी एयरफोर्स में आ जाती, मेंटेनेंस को लेकर जो परेशानियां हैं वो कम हो जाती और इसलिए Su-35 के स्टैंडर्ड पर इन प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड किया गया, जिसके अंतर्गत पहला जो अपग्रेड है वो NK इंजन को लेकर किया गया। AL-41 1S इंजन को यहाँ पर लगाया गया, जो कि Su-35 में आते हैं, डायमीटर में थोड़े बड़े हैं लेकिन उनको इस प्लेटफॉर्म में फिट किया गया है, जिसके बाद 16% और थ्रस्ट यहाँ पर मिल रहा है ओल्डर Su-30 के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा जनरेट हो रही है नए सेंसर्स को पार करने के लिए और इस इंजन की लाइफ भी ज़्यादा है, मेंटेनेंस भी कम है। साथ में जो रडार अपग्रेड हुआ है उसके अंतर्गत Su-35 का ही रडार यहाँ पर आ गया है, जो कि NO-35 IRBIS-E PESA रडार है। तो ये एक काफ़ी पावरफुल रडार है और इस PESA रडार के साथ जो एडवांटेज मिलता है वो मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज का मिलता है, जो कि 400 किलोमीटर तक जाती है। साथ में क्योंकि स्वास्ट प्लेट पर इसका एंटीना माउंट है तो 120 डिग्रीज का एजिमथ स्कैन रेंज यहाँ पर मिलती है। तो ऑफ बोर कैपेबिलिटी BVR के लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है। साथ में डेटा लिंक यहाँ पर अपग्रेड किया गया है, EW कैपेबिलिटी अपग्रेड करी गई है और जो पीछे वेपन सिस्टम ऑफिसर बैठता है जो कि Su-35 में नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से इन कैपेबिलिटीज़ को डिप्लॉय किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ये प्लेटफॉर्म कंट्रोल स्टेशन की तरह काम कर सकता है, बैटल मैनेजमेंट कर सकता है और EW ऑपरेशंस को भी अंडरटेक कर सकता है। बाकी वेपन अपग्रेड तो यहाँ पर मिला ही है, जिसके अंतर्गत ये R-77M मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं और R-37 मिसाइल का भी यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ है। तो क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ रही है यहाँ पर Su-35 और Su-30 SM-2 की कैपेबिलिटी को लेकर, जिसकी वजह से जो लॉजिस्टिक सप्लाई है उनको लेकर रशियन एयरफोर्स को कम परेशान होना पड़ रहा है और जो इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है उसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी रेट है वो हाई मेंटेन करने में ये सक्षम रहे हैं। तो ये एक काफ़ी डिसेंट अपग्रेड है और सुनने में आ रहा है कि रशियन अपग्रेड की तरफ हम आगे भी बढ़ सकते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स को लेकर, पर कंफर्मेशन उसकी साइड पे नहीं है। और अच्छी बात है हम उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि ये अपग्रेड डिसेंट तो है, पर फ्यूचर में कितने लंबे समय तक लास्ट करेगा इस पर सवाल उठता है, क्योंकि इस अपग्रेड में कुछ नया नहीं है। Su-35 2014 से फ्लाई कर रहा है, तो करीबन 12 साल हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म को सर्विस में रहते हुए और वो अपग्रेड अब जाकर आप इन प्लेटफॉर्म्स में कर रहे हैं। तो अब ये कब तक लास्ट करेगा इस पर सवाल है, क्योंकि आज ही रिक्वायरमेंट आ गई है AESA फायर कंट्रोल रडार की और AESA बेस्ड जैमर्स की, और उसमें भी अब हम गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी को देखते हुए और परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हुए, जो चीज़ हम अपने Su-30 MKI के अपग्रेड में करने का प्रयास करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर हम रडार की ही बात करें तो जो PESA रडार है ये काफ़ी पावरफुल तो है और लॉन्ग रेंज टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, पर क्योंकि ये PESA है और यहाँ पर मल्टीपल TR मॉड्यूल्स आपके पास नहीं हैं और ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर काम नहीं कर सकता, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग नहीं कर सकता, इसलिए ये प्रोन टू जैमिंग है। अगर एनिमी द्वारा एडवांस जैमिंग को डिप्लॉय किया जाता है तो वो इस रडार को कंफ्यूज कर सकते हैं और ये चीज़ यूक्रेन द्वारा करी जा रही है।
साथ में क्योंकि ये हाईली फोकस्ड बीम को लॉन्ग रेंज तक डिप्लॉय करते हैं टारगेट सर्च के लिए, इसलिए इनका डिटेक्शन ईजी हो जाता है। वहीं पर AESA में आपको LPI मोड्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बचाते हुए और एनिमी को बिना वार्निंग दिए हुए ट्रैक कर सकते हैं। साथ में AESA रडार में आप एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत एयर टू एयर और एयर टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए आप टारगेट्स को स्कैन कर सकते हैं। वहीं पर PESA में खासकर जो एयरबेस PESA रडार यहाँ पर दिया गया है, उसमें ये दोनों फंक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते, ऑल्दो स्विचिंग काफ़ी फास्ट होती है। बाकी इस रडार का फेलियर रेट भी कंपैरेटिवली AESA के थोड़ा हाई मिलेगा। सिमिलर चीज़ जैमर्स के साथ भी है। तो ये कैपेबिलिटी जो कि SU-35 के साथ आई थी और SU-30 SM2 अपग्रेड में जा रही है, बहुत कैपेबल और एडवांस थी, लेकिन 2026 के हिसाब से नहीं है। और सबसे परेशानी की बात जो यहाँ पर है वो ये है कि जिस हिसाब की यहाँ पर कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से वेपन्स रशिया ऑफर नहीं कर पा रहा है। 877M मिसाइल अब जाकर इनके प्लेटफॉर्म से लगना स्टार्ट हुई हैं। बाकी इंजन भी जो यहाँ पर लगे हुए हैं, रशिया ने खुद अब इनसे बेटर इंजन बना लिए हैं, जो इसके लिए 177 इंजन है, जो कि अब SU-57 के साथ ये एक्सपोर्ट वेरिएंट में ऑफर कर रहे हैं। ये एक्चुअली AL-41 से ज़्यादा बेहतर हैं, थ्रस्ट के मामले में भी, इलेक्ट्रिकल पावर के मामले में भी, मेंटेनेंस के मामले में भी और सर्विस लाइफ के मामले में भी। फॉर इंस्टेंस जो सर्विस लाइफ है AL-41 की, ये 4000 आवर्स के आसपास की बताई जाती है। वहीं पर इसके लिए 177 में ये आपको 6000 आवर्स के आसपास की मिल जाती है। तो ये एयरक्राफ्ट के पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट को भी नीचे लाएगी और रिलायबिलिटी को भी बढ़ाएगी। तो जो हम सुपर सुखोई अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें अगर हमें एक चीज़ रशिया से लेनी हो तो वो इंजन हो सकता है, जिसको अनफॉर्चुनेटली हम अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो करंट इंजन है AL-31 FP, उसको लेकर हमने एक इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है और उस इंजन को हम अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। और अब इकोसिस्टम ऐसा हो गया है कि इस एयरक्राफ्ट का जो अवेलेबिलिटी रेट है, हम ये 70% के ऊपर रखने में सक्षम हो रहे हैं। इवन 75% तक ये पहुंच जाता है। ऑल्दो अभी भी हमें लगता है कि इंजन अपग्रेड से पावर अपग्रेड मिलेगा, जो कि सहूलियत प्रोवाइड कराएगा और भी ज़्यादा पावरफुल एवियोनिक्स स्वीट को यूज़ करने के लिए। बाकी जो सबसे बड़ा अपग्रेड हम कर रहे हैं वो इसके वेपन पैकेज में कर रहे हैं, और यही लिमिटेशंस रशिया की साइड से आ जाती हैं, जहां पर हम गैप को फिल करने का काम एक्सपोर्ट मार्केट में भी कर सकते हैं। तो हम फ्लैंकर्स के अपग्रेड ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल जो रशियन अपग्रेड है ये फ्यूचर के हिसाब से नहीं है। ऑल्दो हमारा अपग्रेड भी काफ़ी लेट रोल आउट करेगा, 2030 से 32 तक जो एयरक्राफ्ट है उसके रोल आउट होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो अपग्रेड उस समय भी रेलेवेंट रहेगा और 10 साल तक और रेलेवेंट रहेगा। जो Su-30 SM2 का अपग्रेड है, यह आने वाले 10 साल तक रेलेवेंट रहेगा, इसके चांसेस कम नज़र आ रही हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।